मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा में स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक तरह का डेटा टाइप है। हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में बात की थी इस वीडियो में, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उससे रेफर करिए। फिर भी अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो जैसे मैथ्स में आप लिखा करते थे लेट x इक्वल टू 3, लेट y इक्वल टू 5, उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी आप लिखते हैं इंट x इक्वल टू 3। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे x जो है वो आपका है नाम, जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करने वाले हो। ये x है या इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है वेरिएबल का नाम। जो इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, का मतलब है कि आप इसमें कोई वैल्यू असाइन करने वाले हो। और 3 है जो वैल्यू जो आप असाइन करने वाले हो। अब ये चीज़ तो सेम टू सेम है। अब इसके अलावा लास्ट में आप सेमीकोलन देख रहे हो जो कि जावा का सिंटेक्स है। जावा के सिंटेक्स के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है कि ये जो स्टार्ट में आपने दिया है इंट, ये जो इंट है ये है डेटा टाइप। ये बेसिकली बता रहा है कि जो आपने वेरिएबल का नाम रखा है जैसे x, उसमें किस तरह की वैल्यू जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे इंट रखा है और वैल्यू भी आप देखेंगे 3, जो इंटीजर है वही जा रही है। तो इसलिए हम पहले बताते हैं कि जो वेरिएबल है उसमें किस तरह की वैल्यू हम डालेंगे। अब ये जो डेटा टाइप है ये इंट की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे ये डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बुलियन हो सकता है और ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रिंग का कोई एग्जाम्पल ले तो कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं। स्ट्रिंग, सबसे पहले हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, फिर हम रखेंगे वेरिएबल का नाम जो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया str और उसके अंदर मैंने डाल दिया जो भी हमने रखना था उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो स्ट्रिंग में कोई टेक्स्ट डाला है। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है आपका डेटा टाइप वो यूज़ होता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। जैसे हमने हेलो लिखा है उसी तरह से मान लीजिए हाउ आर यू लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप कुछ और भी टेक्स्ट इसमें स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है कि जैसे मैंने आपको कहा स्ट्रिंग में जो हम स्टोर करेंगे वो टेक्स्ट होगा। अब जो टेक्स्ट होगा वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोट्स है सबसे पहले और उसके बाद एंड में भी डबल कोट्स है। तो डबल कोट्स के अंदर ही आपका टेक्स्ट होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाउ आर यू से पहले डबल कोट्स है और एंड में भी डबल कोट्स हैं। तो डबल कोट्स आपको सिग्निफाई करते हैं कि ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए है। अब अगर मैं इसके आपको और एग्जांपल्स दिखाऊं तो ये सब जो हैं ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा है, जावा लिखा है, टुडे इज़ अ गुड डे लिखा है और 1 2 3 भी लिखा है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा जो ये 1 2 3 लिखा है ये क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो ये इंटीजर नहीं है, ये टेक्स्ट वैल्यू है। अब उसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ IntelliJ में कोड करके। अब यहाँ पे हम आ गए हैं IntelliJ में। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप जो कि हो गया हमारा स्ट्रिंग। उसके बाद हम लिखेंगे जो भी वेरिएबल का नाम है, हम उसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टेम्प ले लेता हूँ उसका नाम, और उसके बाद हम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद हम देते हैं वैल्यू। तो इसमें मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड करके हम इसकी वैल्यू दे देते हैं। और उसके बाद एक बार आपका जो ये डबल कोट्स ख़त्म हो गया उसका मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आपको लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाना होगा। तो हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैं पास कर देता हूँ हमारा टेम्प जो कि वेरिएबल का नाम था। तो अब ये करेगा क्या कि ये बेसिकली इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देगा। तो ये सिंपली इसको प्रिंट करवा देगा। आपको समझना ये है कि ये डबल कोट्स को प्रिंट नहीं करवाता। डबल कोट्स सिर्फ एक सिग्निफाई करता है कि ये टेक्स्ट है। अब जब ये प्रिंट करवाएगा ये बेसिकली डबल कोट्स के अंदर वाली चीज़ को प्रिंट करवाएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया, डबल कोट्स को प्रिंट नहीं करवाया। तो डबल कोट्स बेसिकली सिंटेक्स है बताने के लिए कि ये टेक्स्ट है और जो ये डेटा टाइप जिसमें स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग होगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं जो हमारा 1 2 3 वाला एग्जांपल है। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक इंट टाइप का लेता हूँ। इंट टाइप का डेटा टाइप लिया है हमने इंटीजर टाइप का, उसका नाम रख देते हैं ए और उसके बाद हम उसको वैल्यू दे देते हैं 123। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंट डेटा टाइप है तो मतलब उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 हमने 123 बेसिकली इसमें स्टोर करवा दिया ए में। अब इसके बाद मैं एक और लेता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप और जिसका नाम मैं रख देता हूँ बी, और उसके अंदर अब क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये टेक्स्ट कंटेन करता है तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है। अब आपको ये देखने में लग सकता है कि दोनों जगह 123 वैल्यू ही पड़ी है, लेकिन ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है।
क्योंकि एक जो है वो डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है और दूसरा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब इन दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए जो हमारा इंटीजर टाइप है उसमें प्लस कर देंगे हम 10। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो ए में वैल्यू पड़ी थी इंटीजर टाइप की जो थी 123, उसमें ऐड कर देगा 10 को। तो ये बेसिकली रिटर्न करना चाहिए 133। इसकी और डिटेल्स के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अभी मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, आप क्लियरली ये देख सकते हो कि 133 प्रिंट हुआ है। वो क्यों, क्योंकि ए जो था वो इंटीजर टाइप का था और उसके बाद हमने प्लस जो है ऑपरेटर लगा दिया है, यानी सिंपली एडिशन करेगा वो इंटीजर में और अगली वैल्यू भी इंटीजर है तो 123 प्लस 10 कर दिया उसने सिंपली। अब डिफरेंस आपको दिखाने के लिए इंट और स्ट्रिंग में अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ मैं दोबारा लगाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यही किया मैंने। अब चेंज क्या करूँगा कि b प्लस 10 करता हूँ मैं यहाँ पे। अब देख सकते हो आपकी जो b है उसमें हमने स्ट्रिंग रखा था, करेक्ट। तो स्ट्रिंग था, उसमें वैल्यू 123 पड़ी थी लेकिन डबल कोट्स के साथ पड़ी थी। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, क्या वो 133 प्रिंट करवाएगा। चेक कराता हूँ मैं आपको, पहले आप सोचिए इतनी देर में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उसने क्या प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले उसने 133 प्रिंट करवाया इस लाइन के लिए, क्योंकि ए जो था वो इंटीजर टाइप का था। 123 प्लस 10 133 हो गया। अब जो नेक्स्ट में उसने प्रिंट करवाया वो क्या करवाया, जो बी था वो था 123, तो उसने किया 123 और उसके बाद सिंपली अपेंड कर दिया है उसमें उसने 10। तो इसने कर दिया आउटपुट आपका 12310। तो बेसिकली इसने दो स्ट्रिंग्स को अपेंड कर दिया है ये प्लस ऑपरेटर के साथ, क्योंकि स्ट्रिंग में प्लस के साथ अपेंड होता है। तो यही डिफरेंस है, जब आपने डबल कोट्स में डाल दिया चाहे वो नंबर भी हो, वो एक्चुअली इंटीजर की तरह नहीं एक्ट करेगा, वो बेसिकली एक्ट कर रहा है एक टेक्स्ट की तरह। तो स्ट्रिंग में उसने सिंपली अपेंड कर दिया 123 अपेंड 10, तो 12310 हो गया है। तो यही आपको ध्यान रखना है, जब आपने डबल कोट्स में चीज़ें डाली है तो वो टेक्स्ट फॉर्म में आ गया, डेटा टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। तो इवन दो अगर आपने डबल कोट्स के अंदर नंबर भी डाल दिया है वो टेक्स्ट की तरह ही एक्ट करेगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं विजुअल फॉर्म में और समझने के लिए स्ट्रिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करना है। एक बार इसे मैं अगर आपको दोबारा से समझाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली बता रहा है डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको बता रहा है डेटा टाइप कि किस तरह का आप चीज़ स्टोर करने वाले हो। तो स्ट्रिंग दिया है तो इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करने वाले हो। अब उसके बाद जो ये str है ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने str रखा है, जबकि जो हमने कोड में रखा था वो हमने a b इस तरह से रखे थे और उससे पहले टेम्प भी रखा था। तो आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बस ये है कि वो यूनिक होना चाहिए एक मेथड के अंदर। ऐसा नहीं है कि सेम नाम के आपने मल्टीपल वेरिएबल्स रख लिए। तो अलग अलग नाम का आप कुछ भी रख सकते हो, a b आगे सी भी रख लेते हैं, सब चल जाता है। इस तरह से आप कुछ भी नाम देख सकते हो उसको। उसके बाद आता है आपका इक्वल, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि आप str जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा है, str की जगह कुछ और भी हो सकता है, उसमें अब आप कुछ असाइन करने जा रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू डालने जा रहे हो, मतलब कुछ स्टोर करने जा रहे हो। और इक्वल के बाद जो चीज़ है, सबसे पहले आपने डबल कोट्स देखोगे। डबल कोट्स बेसिकली जो आपका सिंटेक्स है टेक्स्ट रखने के लिए, तो डबल कोट्स के अंदर आप टेक्स्ट रख रहे हो। तो जो ये टेक्स्ट है ये बेसिकली आप बता रहे हो कि str मतलब वेरिएबल में आपको स्टोर करना है। अब जो ये हमने एक तरीका देखा स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करने का, ये एक तरीका है, पर एक्चुअल में स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करने के दो तरीके हैं। तो चलिए उन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू स्ट्रिंग में। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, जो कि कॉमन वे भी है, जो अभी हमने बात भी की कि हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि कौन सा डेटा टाइप है, जो कि स्ट्रिंग ही होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया जो कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने s1 ले लिया है। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर दे रहे हैं इक्वल टू, जिसका मतलब है कि हम s1 में कोई वैल्यू अब डालने वाले हैं। और उसके बाद आता है डबल कोट्स, मतलब कि जो बता रहा है कि हम टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने वाले हैं क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और उसके अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं और बाद में सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये बेसिकली सबसे कॉमन वे है और इसे कहते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। इसका मतलब है कि आपने सीधा जो भी टेक्स्ट है असाइन कर दिया स्ट्रिंग को डायरेक्टली। अब समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से कि ये आपकी हीप मेमोरी है, ठीक है। तो हीप मेमोरी है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हीप, ताकि आपको इसका आइडिया रहे। तो यहाँ हम साइड में लिख भी देते हैं, इसका नाम जो है वो है हीप। अब हीप क्या है, हीप बेसिकली आपकी मेमोरी है, जो यहाँ पे ये मेमोरी टाइप हो गई आपकी। और हीप के अंदर बेसिकली होता है आपका एक स्ट्रिंग पूल,
ये भी मैं बना देता हूँ और इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बेसिकली ये जो है ये इसका नाम है। इसके लिए मैं इसको एक एरो बना के दिखा देता हूँ कि ये इसका नाम है स्ट्रिंग पूल। ठीक है, तो हीप के अंदर आपका एक स्ट्रिंग पूल होता है। तो जब भी आप कुछ इस तरह से असाइन करते हो कि स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा, तो वो सबसे पहले क्या चेक करता है कि स्ट्रिंग पूल में चेक करता है कि क्या ये जो टेक्स्ट है क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं स्ट्रिंग पूल में। अब ये क्योंकि शुरू में नहीं था तो ये क्या करेगा, जावा नाम का टेक्स्ट यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा। ठीक है, तो ये मैंने अब लिख दिया और इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि सब कुछ दिखे आपको। तो ये जावा हो गया और s1 इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि s1 जो यहाँ पे मैं बना देता हूँ s1, ये बेसिकली पॉइंट करने लग जाएगा आपके जावा को जो प्रेजेंट है आपका स्ट्रिंग पूल में। तो जो s1 है वो डायरेक्टली आपके स्ट्रिंग पूल में जो टेक्स्ट पड़ा है उसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे हमने s1 इक्वल टू जावा किया था, अब उसके बाद आपने s2 इक्वल टू जावा भी कर दिया, तो क्या होगा, क्योंकि आपने स्ट्रिंग लिटरल्स वे में बनाया है, सिंपली असाइन की वैल्यू, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जावा को चेक करेगा कि क्या वो स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट है या नहीं। जी हाँ, जावा तो प्रेजेंट है स्ट्रिंग पूल में, तो अब वो एक और जावा टेक्स्ट नहीं क्रिएट करेगा। अब होगा क्या कि जैसे हमारे पास s1 था, अब s2 आ जाएगा और वो भी डायरेक्टली पॉइंट करने लग जाएगा सेम टू सेम जावा टेक्स्ट को जो कि स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट है। तो मतलब s1 और s2 दोनों सेम चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं स्ट्रिंग पूल में। अब इसी तरह मान लो कि आपने एक और टेक्स्ट लिखा होता है ऐसे, जिसका नाम होता s3 और उसका नाम होता, अब इसका कुछ और नाम लिख देते हैं, जैसे हेलो लिख देते हैं। तो ये क्या होगा कि चेक करेगा कि क्या हेलो आपका स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट है या नहीं, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एक नया बना देगा इसमें टेक्स्ट। तो यहाँ पे हेलो मैं लिख देता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ में मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो यहाँ पे ये हेलो आ गया है और अब हम बनाते हैं s3। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं s3। अब जो s3 है वो किसको पॉइंट करेगा, वो बेसिकली हेलो को पॉइंट करेगा स्ट्रिंग पूल में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि s1 और s2 जावा को पॉइंट कर रहे हैं स्ट्रिंग पूल में और s3 जो है वो हेलो को पॉइंट कर रहा है। तो जब भी आप स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू वैल्यू असाइन करोगे, सबसे पहले वो स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो करती है तो वो डायरेक्टली आपका जो वेरिएबल है उसे पॉइंट करने लग जाएगा। अगर नहीं करती तो सबसे पहले वो नया क्रिएट करेगा टेक्स्ट स्ट्रिंग पूल में और आपका स्ट्रिंग उसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब इससे होगा क्या कि अगर आपने नॉर्मली चेक किया कि इफ़ s1 इक्वल टू s2, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफ़ s1 इक्वल टू s2, ये वाली चीज़ चेक की, तो यहाँ पे जो आपकी s1 इक्वल टू s2 वाली जो कंडीशन हमने रखी है, ये बेसिकली आपको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि s1 और s2 दोनों सेम जगह ही पॉइंट कर रहे हैं और वहाँ पे सेम वैल्यू है। और ऑफ कोर्स अगर आप s1 को s3 से इक्वल करके चेक करेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं और s2 s3 भी अलग अलग चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये ट्रू रिटर्न करेगा s1 और s2 जब हम इक्वल टू ऑपरेटर से इसे चेक करेंगे। अब इसके बाद हम चेक करते हैं वे टू की। ये एक और तरीका है जिसके थ्रू आप स्टोर कर सकते हो वैल्यूज़। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर भी वैसे ही रख लेता हूँ जैसे हमने ऊपर वाले का रखा था। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका कि जिसमें हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का। तो यहाँ पे अब हमने एक एग्जांपल लिया है यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर हमने स्ट्रिंग कैसे स्टोर करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप रख दिया है हमने और उसके बाद वेरिएबल का नाम s4 ले लिया है, क्योंकि हमने s1 s2 s3 पहले डिफाइन कर लिया। अब s4 नाम का मैंने रख लिया है। तो उसके बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे आपने पहले यूज़ किया था। अब बस फ़र्क ये है कि आपने लिखा है न्यू स्ट्रिंग। तो बेसिकली आप एक तरह से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ऑब्जेक्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप एक न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, न्यू स्ट्रिंग आपने कह दिया है और उसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे जावा हमने पहले प्रोवाइड किया था, अब यहाँ पे आप जावा प्रोवाइड कर रहे हो टेक्स्ट, लेकिन उससे पहले आपने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है। इसे समझाने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर वाली जो हमारी डायग्राम थी इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम सेम टू सेम नीचे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं नीचे भी ले जाता हूँ। तो हम करेंगे क्या कि तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर ऊपर वाली डायग्राम मैं यहाँ पे भी रख लूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि जैसे हमने पहले s1 s2 s3 जो थे वो स्ट्रिंग पूल्स में रखे थे, करेक्ट। और क्योंकि जावा हमने असाइन किया था तो जावा वैल्यू स्ट्रिंग पूल में आ गई थी और उसे पॉइंट करने लग गए थे। और हेलो के भी हमने स्ट्रिंग पूल में डाल दिया था क्योंकि हमने ये लिटरल वे से ऐड किए थे। अब उसके बाद हमने क्या किया है, s4 क्रिएट किया है हमने
जो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। तो इसमें क्या होता है कि इवन दो जो आपका जावा स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके स्ट्रिंग पूल में, तो अब ये करेगा क्या कि जैसे ही आपने न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बनाया है तो वो ये चेक नहीं करेगा कि क्या ये स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है स्ट्रिंग पूल में या नहीं। जैसे जावा ऑलरेडी प्रेजेंट था स्ट्रिंग पूल में, फिर भी ये क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया है तो ये नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ये जावा को यहाँ पे स्टोर कर देगा हीप में। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और S4 अब मैं बना देता हूँ, S1 जैसे हमने रखा था वैसे ही हम अब S4 रख देते हैं और S4 डायरेक्टली इसे पॉइंट करने लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जावा ऑलरेडी प्रेजेंट था स्ट्रिंग पूल में, स्टिल इसने नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हीप में और S4 उसे पॉइंट कर रहा है। तो यही फ़र्क है, जब आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो तो हर बार वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हीप में, वो चेक नहीं करेगा स्ट्रिंग पूल में क्या सेम स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। और अब इससे एक और फ़र्क ये आता है कि क्योंकि S4 और S1 अलग अलग चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन लगाओगे कि S1 इक्वल टू S4, अगर आपने ये चेक करने की कोशिश की, ठीक है, आप सोच सकते हो कि S1 और S4 में तो सेम ही वैल्यूज़ है, दोनों में जावा है, तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा? जी नहीं, ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि जो S1 है वो किसी और को पॉइंट कर रहा है और S4 जो है वो किसी और को पॉइंट कर रहा है। और जब आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, वो सिर्फ वैल्यू मैच नहीं कर रहा, वो उनका रेफरेंस चेक कर रहा है और रेफरेंस दोनों का अलग अलग है। इसलिए जब आप S1 इक्वल टू S2 चेक करोगे, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इनको जब आप चेक करोगे वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन S4 और S1 को जब आप चेक करोगे इक्वल टू ऑपरेटर से, तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मान लो आपको इनकी वैल्यूज़ चेक करनी हो तो आप क्या करोगे? तो आप यूज़ करोगे इक्वल्स मेथड। तो आप ऐसा कुछ करोगे, स्ट्रिंग का मेथड S1 डॉट इक्वल्स और उसमें आप डालोगे S4। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इक्वल्स मेथड के थ्रू आप चेक करना चाह रहे हो दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू। अब ये जो इक्वल्स मेथड है ये रेफरेंस चेक नहीं करता, ये वैल्यू चेक करता है। तो S1 की क्या वैल्यू थी? जावा। और S4 की क्या वैल्यू थी? वो भी जावा। तो इक्वल्स मेथड से ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली जो आपका जो लिटरल वाला मेथड है, सिंपली जिसमें आप असाइनमेंट करते हो, वो मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि जब आप सेम स्ट्रिंग बार बार असाइन कर रहे हो, जैसे हम इस केस में कर रहे हैं, तो वो अलग से एक नया स्ट्रिंग क्रिएट नहीं कर रहा, वो स्ट्रिंग पूल से डायरेक्टली उसे यूज़ कर रहा है। सिंपली S1 S2 से पॉइंट करने लग जाएंगे, उसे रेफर करने लग जाएंगे। लेकिन जब आप न्यू कीवर्ड से बनाते हो तो वो हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्ट्रिंग का हीप में। तो जितनी बार आप न्यू कीवर्ड यूज़ करोगे उतने नए नए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे। तो इसलिए ये न्यू वाला मेथड जो है वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा केस हैंडल करना है जिसमें आपको अलग से ऑब्जेक्ट बनाना ही है, तो उसके लिए आपको न्यू कीवर्ड के थ्रू ही ये स्ट्रिंग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे IntelliJ में यूज़ करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं IntelliJ में इसे चेक करने के लिए। तो आप सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ S1, जो कि बेसिकली लिटरल वे से हमने किया है और किसको पॉइंट कर रहा है? वो जावा को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता हूँ S2, जो कि ऑल्सो असाइन कर रहा है जावा को स्ट्रिंग लिटरल वे में। अब इसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ S3, पर वो क्या करेगा? न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाएगा न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर वैल्यू सेम रखते हैं जावा। तो जैसे हमने बात की, अब हम चेक करेंगे S1 इक्वल टू S2। सबसे पहले हमने ये चेक किया, तो इसमें ये क्या प्रिंट करवाएगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। इसमें हम लिख देते हैं S1 एंड S2 ट्रू, ऐसा कुछ लिख देते हैं। आप कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हो। इसके बाद मैं एक और इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ S1 इक्वल टू S3। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। तो सेम चीज़ मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ, बस S1 S2 की जगह S1 S3 लिख देंगे यहाँ पे। तो S1 S3 इस तरह से हमने लिख दिया। तो अब चलिए मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ ये सही चल रहा है या नहीं, इसका क्या आउटपुट आता है हम देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन किया है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं S1 एंड S2 ट्रू तो आया है, लेकिन S1 S3 ट्रू नहीं आया है। तो ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की थी कि S1 और S2 इक्वल टू मेथड से आप चेक करोगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो है आपके स्ट्रिंग पूल में जो टेक्स्ट है उसे पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है आपका, वो रेफरेंस को चेक करता है। तो दोनों का जब आपने इक्वल टू से चेक किया तो ट्रू रिटर्न किया। लेकिन जो S4 है और S1 है वो अलग अलग चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ को रेफर कर रहे हैं। एक हीप में चेक कर रहा है, एक जो है हीप के अंदर स्ट्रिंग पूल है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको रेफर कर रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। इसलिए जब आपने S1 और S4 को, या फिर जो हमने अपने केस में रखा है S1 और S3 को कंपेयर किया है, तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये आपका रिटर्न कर रहा है ट्रू,
और ये आपका रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब क्योंकि हमें जो है एक लिटरल वे से है, एक हमारा जो न्यू कीवर्ड से है, अगर इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है तो हमने क्या यूज़ करना है, इक्वल्स मेथड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इक्वल्स मेथड। तो अब हम वही चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इफ़ s1 डॉट इक्वल्स s3। अब आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन लगे कि हमने डॉट इक्वल्स ये क्या किया। ये बेसिकली मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, क्योंकि हमने मेथड्स के बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है तो अभी आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। बस आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि एक इक्वल्स मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का, जिसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे मेथड क्या होता है, जिसके थ्रू आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स की। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो इसमें कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ वाया इक्वल्स मेथड। तो इस तरह से मैंने लिख दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए कि कौन से वाली से ये प्रिंट हुआ है। तो अब दोबारा चला के देखते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले इसने लिखा है s1 एंड s2 ट्रू, जो कि इस केस में हुआ है क्योंकि हमने दोनों ही लिटरल में सेम वैल्यू रखी हुई थी s1 और s2 में। तो अगर जब हमने उनको इक्वल टू से चेक किया तो सेम जगह रेफर कर रहे थे, तो इसलिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। s1 और s3 हमने जैसे पहले बात की फॉल्स हुआ क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये वाली ट्रू हुई है। आप देख सकते हैं इसने प्रिंट करवाया है क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। तो ये हमने तरीका देखा जिस तरह से ये हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो हमने अभी बात की, दो तरीके जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को बेसिकली असाइन कर सकते हो वैल्यू। एक हो गया आपका डायरेक्टली असाइनमेंट जो कि लिटरल वे कहा जाता है, और दूसरा हो गया न्यू कीवर्ड के साथ जो आप कर सकते हो। तो चलिए अब वापस विजुअल फॉर्म में चलते हैं। अब अगर मैं इस सब की आपको सिंपल से समरी बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज़ की। आपने दो तरीके देखे जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग में वैल्यू डाल सकते हो। सबसे पहला आपका हो गया कि स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू, जिसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू हमने जावा कर दिया है। और ये बेसिकली कहाँ स्टोर होता है, ये स्ट्रिंग पूल में स्टोर होता है, हीप में, जो हमने यहाँ पे देखा था। ये आपकी हीप हो गई, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पूल बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही हैं। तो अगर आप लिटरल वे से करते हो तो वो स्ट्रिंग पूल में स्टोर होता है। क्या ये मेमोरी एफिशिएंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने जावा 2 बार असाइनमेंट किया था, आप देख सकते हो कि एक बार ही उसने ये टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट किया है स्ट्रिंग पूल में, 2 बार नहीं किया, और दोनों बस इसे रेफ़र करने लग गए हैं। तो ये आपका हो गया मेमोरी एफिशिएंट, और ये हमेशा आपका ईजी और प्रेफर्ड वे रहेगा कि जिसके थ्रू आप कॉमनली इसे स्ट्रिंग को असाइन करते हो वैल्यू। और जो दूसरा तरीका है, ये आपका हो गया था पहला तरीका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब दूसरे तरीके में क्या है कि आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो। तो इसका एग्जांपल देख लो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, आपने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है यहाँ, और उसके बाद आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो। तो ये कहाँ स्टोर होता है? ये हीप में होता है, लेकिन हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो हीप के अंदर आपका स्ट्रिंग पूल था। अब अगर आपने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया तो वो स्ट्रिंग पूल में नहीं स्टोर करेगा, सीधा हीप के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करेगा उसे। तो इसीलिए ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चाहे आपके पास जो स्ट्रिंग पूल में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट थी, अगर सेम टेक्स्ट भी आता है, सेम स्ट्रिंग आता है, फिर भी अगर आपने न्यू कीवर्ड से बनाया है तो वो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो जो स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट है उसे यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। हाँ, पर अगर आपको रिक्वायर्ड ही है कि आपको नया ऑब्जेक्ट ही चाहिए, आपको डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि अलग ही रहे उसका, तो उस तरीके में आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन जेनरिक वे में सोचा जाए तो ज़्यादातर हम कॉमन वे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लिटरल का, वही हमारा प्रेफर्ड वे रहता है। ये हो गए हमारे दो तरीके, और इसके अलावा हमने जो स्टार्टिंग में बेसिक्स कवर किए थे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा टाइप दिया स्ट्रिंग टाइप का, फिर वेरिएबल का नाम जो कुछ भी हो सकता है, फिर असाइनमेंट हो गया, और जैसे हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यू असाइन का यहाँ पे है कि जो टेक्स्ट है आपका वो बेसिकली डबल कोट्स के अंदर होता है। तो डबल कोट्स आपको शो कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट कुछ आप स्ट्रिंग डाल रहे हो जिसका डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग रखा ही हुआ है। तो चाहे इसके अंदर आपने कुछ नंबर्स भी डाल दिए 1 2 3, अब वो टेक्स्ट की तरह ही एक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की। अब इसके अलावा स्ट्रिंग क्लास में काफ़ी सारे मेथड्स भी होते हैं जो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी हमने मेथड्स के बारे में कवर नहीं किया है बेसिक्स में। एक बार हम वो कर लेंगे तो हम स्ट्रिंग क्लास के जो बाकी मेथड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी समझेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आइडिया लग गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप कोई और चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हो जो कि हमारी वीडियो में मिस हो गई हो, या कुछ आप नई इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो सबको, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।